ओके सो चलिए शुरुआत करते हैं 3ds मैक्स के साथ। प्रीवियस हम लोगों ने स्कैनिंग का क्वेश्चन कवर किया था और अब हम लोग एनिमेशन के लिए डाइव इन कर रहे हैं। हाउ डू यू परफॉर्म एनिमेशन एंड आफ्टर दैट विल गो फॉर डायनेमिक सेक्शन। ठीक, अब एनिमेशन जो है वो बेसिकली किस तरीके से हम आगे जाएंगे, उसका जो पाइपलाइन होगा वो सिंपल ये होगा कि पहले तो हम लोग प्रिंसिपल्स कवर करेंगे। व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन, है ना। दीज आर 12 आर देयर, 12 प्रिंसिपल्स हैं, बट इतने बड़े नहीं हैं क्योंकि ये ऑल टुगेदर ही एनिमेशन पे काम करते हैं। हाँ, आपको एक साथ एक एनिमेशन पे ये सारी चीज़ें यूज़ करनी होंगी, तो हम इसको थोड़ा सा इंडिविजुअल में समझेंगे एंड देन फिर हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ओवरऑल उसमें। इफ़ यू वांट देयर इज रिमोट है, नहीं नहीं नहीं, आई एम फाइन। सो प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग मोमेंट यानी कि, है ना, वॉक साइकिल, वॉक वगैरह जो मोमेंट है वो देखेंगे। प्रोबेबली हो सका तो किसी एक सीन के मोमेंट्स को कॉपी करेंगे, है ना। एंड थर्ड विल बी दी एक्सप्रेशंस, यानी बात करना और एक्सप्रेशन देना, वो हमारा मेजर क्वेश्चन रहेगा। इसी में हमारा पूरा कवर होगा एनिमेशन। ठीक, ये दिखते 3 टॉपिक हैं बट हैं बहुत बड़े बड़े, तो हम कोशिश करेंगे कि जितना ज़्यादा आप फॉलो कर सकें उतना अच्छा। ठीक, अदर देन दैट देयर विल बी वर्क फ्लो। मैं आपको वर्क फ्लो बता दूंगा कि एनिमेशन का आगे के वर्क फ्लोज में आपको हेल्प कैसे मिल सकती है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको अर्ली आपने सीखा ही हुआ है, विच इज़ स्टोरी बोर्डिंग करना, स्टोरी बोर्ड को किस तरीके से आप रीड करोगे, और एनिमेटिक्स क्या होता है। ये 2D फॉर्म ऑफ एनिमेशन होता है जो मूवीज़ में यूज़ होता है, दैट वी डोंट नो राइट नाउ। तो हम वो चीज़ पे डिस्कशन करेंगे कि वो वर्क फ्लो कैसा होता है, इस पे हमारा एनिमेशन कंप्लीट हो जाएगा। नाउ सबसे पहली चीज़, एनिमेशन में क्या चीज़ मायने रखती है। एज यू कैन सी राइट नाउ आई एम हैविंग अ कैप्सूल, राइट, है ना, एक कैप्सूल डिज़ाइन मेरे पास अवेलेबल है और हमारे पास एक सिंपल स्फेयर ले लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में इससे अच्छी प्रैक्टिस आपको कहीं नहीं मिलेगी, विच इज़ ऑफ स्फेयर, क्योंकि स्फेयर में वो शेप की लिमिटेशंस नहीं होती। ये सर्कुलर है तो हर जगह घूम सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, स्क्वाश कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें इस पर परफॉर्म की जा सकती हैं। नाउ व्हाट आई एम गोना डू इज़, एनिमेशन के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी भी प्रोडक्ट के एनिमेशन पे वर्क कर रहे होते हैं। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक सिंपल कलर दे दूँ जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर लगेगा। एंड हाउ डू यू परफॉर्म दैट एनिमेशन। ऑलराइट, तो एनिमेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, या एनिमेशन को अगर हम कोई मैथ्स मानते हैं, या एनिमेशन को अगर हम किसी भी मापदंडों में मेजरमेंट में रखते हैं, तो सबसे छोटा यूनिट जो मेजरमेंट का होगा वो होगा की फ्रेम। ठीक है, की फ्रेम के बिना एनिमेशन पॉसिबल नहीं है। अब व्हाट इज अ की फ्रेम। की फ्रेम जो है एक्चुअल में ये वो पोजीशन होता है जिस पे एक्चुअल कैरेक्टर की, या फिर ये ऑब्जेक्ट जो आप दिख रहा है, इसकी पोजीशन, रोटेशन, स्केलिंग, डिफॉर्मेशन, ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज का जो डेटा होता है वो एक की फ्रेम पे स्टोर हो जाता है। ठीक, अब की फ्रेम्स जो होती हैं, व्हाट आर की फ्रेम्स, तो बेसिकली इट स्टोर्स एवरी प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विच यू वांटेड टू एनिमेट, फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी, कलेक्शन ऑफ की फ्रेम्स इज इक्वल टू 1 मोशन और 1 एनिमेशन। ठीक है, ये सारे जो हैं जिसको हम FPS से भी काउंट करते हैं, फ्रेम पर सेकेंड से। ठीक, तो ये टाइम जो एनिमेशन टाइम है उसके लिए होता है। की फ्रेम्स के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के की फ्रेम्स होते हैं, जिनमें से 2 टाइप मेजर हैं। नाउ व्हाई आई एम सेइंग 2 टाइप, बिकॉज दीज आर टेक्निकल 2 टाइप्स। अदर जो होंगे वो क्या होंगे, वो हर एक व्यक्ति अपने वर्क फ्लो के हिसाब से बना लेता है कि पहले कोई ये बोलते हैं, दूसरे को ये बोलते हैं, तीसरे को ये बोलते हैं। बट जो टेक्निकली जो की फ्रेम होते हैं, जो सॉफ्टवेयर समझता है, वो 2 ही होते हैं।
है ना। वन इज योर सेट की या की सेट बोल सकते हैं, दोनों चीज बोल सकते हैं, एंड सेकेंड इज योर ऑटो की। सेट की इज जो ब्लॉक ऑफ की फ्रेम होता है, यानी आप किसी एक जगह पे उसको लगा देते हैं तो सारी फ्रेम्स वहां पे लग जाती है, यानी सारा इंफॉर्मेशन एक जगह स्टोर होता है, दैट इज सेट की। ऑटो की ये डायनेमिक होता है, सेट की स्टैटिक होता है, ऑटो की डायनेमिक होता है। आप जब भी उसको बदलेंगे वैल्यू को, वो अपने आप अपडेट होती रहेगी। सेट की अपने आप अपडेट नहीं होती, ठीक, उसको मैनुअली अपडेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सेट की लगाने का शॉर्टकट के है, के से लगती है सेट की, आप के दबाएंगे तो ये सेट की लग जाएगी। की को अगर आप गौर से देखोगे तो ये ब्लू और ग्रीन और रेड नजर आ रही है, ये डिनोट करता है वेक्टर को, एक्स वाई जेड वेक्टर को, और एक्स वाई जेड वेक्टर तीनों में होते हैं, है ना। तो ये मतलब तीनों वैल्यू को होल्ड किया हुआ ऑप्शन है। इसको चेक करने के लिए राइट क्लिक करके आप देख सकते हो, तो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड स्केलिंग एक सिंगल वेक्टर पे स्टोर होता है, बाकी सब अलग अलग वेक्टर पे स्टोर हो रहे हैं, ठीक। तो ये दिखाता है यहाँ से, आप इसको यहीं से, नहीं नहीं नहीं, आप क्यूब लेंगे जैसे, उससे भी आप दे सकते हैं। इंडिविजुअली स्फीयर है, इसके कारण से सेंटर से स्केलिंग दे रहा है, एग्जैक्टली। जैसे इसको सेलेक्ट किया, के दबाएंगे एंड देन वी विल फाइंड स्केलिंग के लिए 0। रीजन क्या है स्केलिंग, क्योंकि ये स्केलिंग यूनिफॉर्म स्केल की बात कर रहा है। यहाँ पे जब हम आप मैनुअली देंगे ना, तो वहाँ वो स्टोर मैनुअली ही हो रहा है, ये जो स्टोर हो रहा है ना, ये मैनुअली स्टोर हो रहा है। दिस इज जस्ट टू शो कि कौन कौन सी वैल्यू पकड़ रहा है। यहाँ पे स्केल एक्स स्केल वाई स्केल जेड भी लिख सकता था, बट हो सकता है कि कोडिंग वाला जो पर्सन होगा उसने तीनों को एक साथ डिनोट कर रहा है। इसको जल्दी आओ, चालू हो गया है और क्या वहाँ बैठे हुए हैं, और क्या, हम तो शार्प 4 बजे चालू कर दिए थे आज, इसलिए पहले आएगा। आइए आइए, जल्दी जल्दी बैठिए, जल्दी फटाफट बैठिए भाई। आप लोग इसीलिए बोलते हैं ना, आपस ही कम्युनिकेशन रहना चाहिए, कब कहाँ कौन अंदर चला जाए भाई मैं नहीं जाना, आपको पता करना था पहले। अच्छा ग्रुप बनाओ हर चीज में ग्रुप ग्रुप नहीं बना सकते आप। खैर, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एनिमेशन के बारे में, तो जितना डिस्कशन हमारा हुआ है वो डिस्कशन रिकॉर्डिंग में सेव है। ऑलमोस्ट हमने अभी 7-8 मिनट 5 मिनट डिस्कशन किया है, ठीक है। हाँ, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे की फ्रेम के विषय में। की फ्रेम 2 टाइप की होती हैं, सेट की एंड ऑटो की। सेट की जो होता है वो स्टैटिक की होता है, यानी कि ये एक बार स्टोर होता है तो दोबारा इसको बदलने के लिए आपको ही मैनुअली फिर से चेंज करना होगा वैल्यू, ठीक है। ऑटो की में अपने आप वैल्यू बदलती रहती है, वो आपके कैरेक्टर के मोमेंट के अनुसार अपडेट होती रहती है, आप अपनी मर्जी। अब हाँ, वो अपने हिसाब से बदलती रहती है। आपको फैसिलिटी ज़्यादा ऑटो की में मिलती है, लेकिन सेफ्टी ज़्यादा सेट की में मिलती है, राइट, क्योंकि डायनेमिक है। हाँ, क्योंकि छोटी सी भी अगर आपने वैल्यू चेंज की तो वहाँ तो ऑटो की में अपडेट हो जाएगा, सेट की में अपडेट नहीं होता। अब ये लगती कैसे है, तो हमने बात की अभी कि जब आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं और के दबाते हैं तो सेट की लग जाता है, ठीक है। ऑटो की के लिए अलग है, हाँ, वहाँ से सेट की भी है, वहाँ ऑटो की भी है, दोनों चीज़ है, दोनों चीज़ मिलेगा। और एक और नॉर्मल की फ्रेम भी है जो लगा देते हैं, ठीक है। तो अब फैसिलिटी सब है इधर, परेशानी की बात नहीं है, आप लोग ऐसा नहीं सोचें, ठीक है। अब की फ्रेम अभी बहुत कुछ होगा, अभी लंबा जाते जाना है और आप लोग ने बनाते जाना है, और प्रीवियस जो असाइनमेंट दिया है उसकी अपडेट भी, हाँ मुझे चाहिए। मशरूम बना तो छोड़ना थोड़ी है, बहुत कुछ और नहीं, उसी को निखारना है, वो ऐसे थोड़ी रहेगा। और आपका भी नहीं आया भाई, आपका कहाँ तक हो। हाँ, अब तो आ गया कंप्यूटर, क्या कलर, अरे तो भाई अब अपडेट तो दो कम से कम।
देखो दैट इज नॉट माई इशू, नॉट माई, नाइदर माई प्रॉब्लम। एक्चुअली इट इज माई प्रॉब्लम, क्योंकि न्यूक भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। तो तुम्हारे दोनों असाइनमेंट नहीं आ रहे हैं, तो दोनों में मत कूदो, एक को कर लो फिर दूसरे में कूद जाना। खैर, तो यहाँ पे सेट की जो थी वो के से आ जाती है। इसमें क्या होता है, ये तीनों चीज़ें स्टोर हो जाती हैं। ठीक, अब बारी आती है वैल्यू चेंज करने की। तो वैल्यू चेंज करने के लिए देखो ये है क्या, सबसे पहली चीज़ इसको समझ लीजिए, ये आपका टाइमलाइन विंडो है या टाइमलाइन पैनल है। टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, इसमें टाइम होगा। टाइम कैसे कैलकुलेट होगा, फ्रेम से। फ्रेम क्या होता है, टाइमलाइन की सबसे छोटी वैल्यू। ठीक है, अगर इसको कलेक्शन ऑफ टाइमलाइन का अगर हमने एक ग्रुप बनाया तो, या कलेक्शन ऑफ फ्रेम का एक ग्रुप बनाया तो वो 1 सेकेंड कहलाएगा, 1 यूनिट हो जाएगा। आप हो सकता है 24 फ्रेम का 1 सेकेंड बनाना चाहते हो, वो भी हो सकता है। आप 30 कर सकते हैं, 120 भी कर सकते हैं, 500 भी कर सकते हैं। अभी करंटली हमने कोई वैल्यू सेट नहीं की है। बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको सेटिंग्स करनी है तो आपको एनिमेशन सेटिंग्स को ऑन करना पड़ेगा, विच इज़ दिस टाइम कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे अवेलेबल है, छोटा सा नज़र आ रहा है। ठीक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके का पैनल देगा। अब ये पैनल में आप देखो, आपको इन चीज़ों पे देखने के बजाय सबसे पहले आपको इन हेडिंग्स पे देखने की ज़रूरत है। ठीक है, फ्रेम रेट, टाइम डिस्प्ले, प्लेबैक, एनिमेशन, की स्टेप्स। फ्रेम रेट का मतलब FPS, यानी कि फ्रेम पर सेकेंड, उसकी सेटिंग्स यहाँ मिलेगी। NTSC मतलब मैंने पहले ही आफ्टर इफेक्ट वालों को पहले ही ये बता चुका है, NTSC कहाँ का, एशियन वर्ल्ड है। पाल जो है यूरोपियन वर्ल्ड है। फिल्म जो है वो फिल्म का प्रीसेट है, जो 3D, अब क्योंकि 3D सॉफ्टवेयर है और मूवी बनाने का सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली इसके पास फिल्म का कोई ना कोई सेटिंग्स होगा। कस्टम जो आप अपनी मर्जी से चाहते हैं। एडजस्ट कीज ऑन करने से क्या होगा, आपको कोई ऐसा नया ऑप्शन नहीं देगा, बस की फ्रेम ब्लेंडिंग आसान पड़ेगी। कस्टम में जाएंगे तभी आपको 30 FPS से चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट फ्रेम रेट 30 है। टाइम डिस्प्ले यानी कि समय दिखाने का जो डिस्प्ले है वो फ्रेम्स है। अगर आप SMPET कर देंगे, ओके कर देंगे तो ये डिफरेंट टॉपिक से दिखाएगा। एक मिनट ज़रा हम इसको फ्रेम टिक्स में कर देंगे तो कुछ और दिखे, ये इस टाइप का दिखाने लगेगा। इसमें वही सेकेंड, मिनट पर उस टाइप के हिसाब से दिखाता है। फ्रेम्स में सिंगल सिंगल वैल्यूज़ में नज़र आएगा। ये MMSS टिक्स यानी मिनट, सेकेंड, आवर, मिनट, सेकेंड, फ्रेम, ऐसे करके दिखाना है। तो ये टाइम डिस्प्ले है, इसको फ्रेम में रहने दो तो आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मेजरमेंट जो है वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो मैं जब वर्क फ्लो समझाऊँगा तब समझाऊँगा कि वो शीट आती है और शीट में ये वैल्यूज़ लिखी होती हैं। प्लेबैक में वीडियो की स्पीड, प्लेबैक स्पीड को यहाँ पे सेट किया जाएगा। ठीक है, हाँ, दैट मीन्स प्लेबैक स्पीड, वीडियो की प्लेबैक स्पीड। जब आप वीडियो चलाते हैं टीवी अपने कंप्यूटर में तो उसमें जो प्ले का बटन होता है वो प्लेबैक बटन होता है। ठीक है, वो उसी की वैल्यू यहाँ पे दी है। रियल टाइम विच इज़ लाइक पर फ्रेम काउंट, वो हर फ्रेम पे जाएगा, कोई भी फ्रेम स्किप नहीं करेगा। ठीक, और अगर रियल टाइम ऑफ कर देंगे तो वो एक्चुअल में क्या बोलते, एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम को ही काउंट कर रहा होगा। ठीक है, तो रियल टाइम ऑन कर देंगे तो हर एक फ्रेम पे चलेगा। अभी 1x पे चल रहा है, डिफ़ॉल्ट है। हाफ एक्स दैट मीन्स और स्लो हो जाएगा। हाफ एक्स मतलब 1/4 जो है और स्लो। 2x 4x कर देंगे विच इज़ लाइक फास्ट। डायरेक्शन फॉरवर्ड, रिवर्स, पिंग पोंग, यानी कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, और ऐसा ऐसा लूप करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका रियल टाइम ऑन है। रियल टाइम में आप फॉरवर्ड, रिवर्स और पिंग पोंग नहीं कर सकते, वो एक टाइप से चलता जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन पे। हाँ, ऑसिलेशन पे चलता रहेगा, है ना। रियल टाइम लूप ऑन रखें अगर आपको बार बार एनिमेशन को चेक करना है। ठीक, बाय डिफ़ॉल्ट एनिमेशन पे एनिमेशन की रेंज रहेगी, स्टार्ट, एंड टाइम, लेंथ एंड फ्रेम काउंट। एनिमेशन स्टार्ट 0, एंड टाइम 100,
समझ में आ रहा है ये फ्रेम है, बस फ्रेम्स हैं 0 to 100, यानी ये 0 से लेकर 100 तक का वैल्यू है। 30 फ्रेम्स पर सेकेंड, बस 3 सेकेंड तक का निकाल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे लेंथ आपकी 100 है, आप 90 कर देंगे तो 3 सेकेंड का होगा, ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। 101 फ्रेम काउंट, बेसिकली ये पूरा 0 से लेकर 100 तक काउंट कर रहा है, विच इज़ 101। 0 को इंक्लूड करके काउंट करेगा तो 101 फ्रेम होगी, ठीक है। करंट टाइम 0 है, यू कैन एक्चुअली, ये बढ़ेगा आगे तो वो दिखा देगा कि एक्चुअल किस पॉइंट पे। ये ऑप्शन बहुत अच्छा है, रीस्केल टाइमिंग। ये कब काम आता है, जब मान लीजिए आपने एनिमेशन बना लिया, एनिमेशन आपने 200 फ्रेम का बना लिया, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में एनिमेशन केवल पिंग पोंग बॉल हो रही है, वो 200 फ्रेम में आपने पिंग पोंग बॉल किया। यही चीज़ आप 2 सेकेंड वाले में भी कर सकते थे, 2 सेकेंड में भी वो पिंग पोंग होती और फिर उसके बाद आप उसको आफ्टर इफेक्ट में ले जाके थोड़ा स्लो कर देते तो आपको मोमेंट मिल जाता और रेंडर आपका मात्र 2 सेकेंड का होता। लेकिन क्योंकि आपको वो स्पीड चाहिए थी तो आपने 200 फ्रेम ले ली। अब एक बार आपने एनिमेट कर दिया, उसके बाद क्या, अगर आपको वापस से एनिमेशन को 2 सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो वो सारी की फ्रेम को खींच खींच के पास लाना पड़ेगा, तो ये हेक्टिक हो जाएगा। इसमें आप क्या है, डायरेक्ट 0 to 50 करेंगे, रीस्केल टाइम डालेंगे, सीधे पूरे एनिमेशन वो स्केल कर देगा। राइट, वैल्यू ऐड करके करना पड़ेगा। तो अभी 0 to 100 है, आप लेंथ यहाँ से 50 कर दोगे तो 50% हो गया, रीस्केल मार देंगे तो वो सारी की फ्रेम्स को अपने आप 50% पे सेट कर देगा, तो आपका एनिमेशन छोटा हो जाएगा, ठीक है। ये हम आगे भी करते रहेंगे। की स्टेप्स, बेसिकली जो भी यहाँ पे ऑप्शन आप यूज़ कर रहे हैं, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स ओनली, यूज़ करेंट ट्रांसफॉर्म, ये सारा जब आप एनिमेशन पे यूज़ कर रहे होते हैं उसको सेलेक्ट करने के ऑप्शन है, और सब एक बार में। यूज़ ट्रैक बार होगा, दैट मीन्स ये बार को आप बढ़ा के आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो इसी में सारी चीज़ें स्टोर हो रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऑन रहने दीजिए, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल दैट। ये तब के लिए जब कोई चीज़ का आपको एनिमेशन लेना ही नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट की किस पे लग रही है, पोजीशन, रोटेशन, स्केल, इनमें से किसी को ऑफ कर देंगे तो उस पर की नहीं लगेगा, ठीक है। तो आप सेट कर सकते हो। यूज़ ट्रैक बार से क्या होता है कि हम इसी एनिमेशन की फ्रेम को हम ऑल सारी इंफॉर्मेशन से एक बार में स्टोर कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा हैवी एनिमेशन नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें किसी एक वैल्यू को स्टोर इग्नोर करना हो। जब वहाँ करना होगा तो कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप एनिमेशन पूरा कर लीजिए और उसके बाद इसको ऑफ कर दीजिए। तो किसी में अगर आपको पोजीशन देना ही नहीं है तो भले ही वो दिखा रहा होगा लेकिन पोजीशन कैलकुलेट नहीं होगा। वी कैन अप्लाई ऑल दैट। तो यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। तो वो कस्टम पे नहीं देखेंगे फ्रेम रेट को? कौन से फ्रेम रेट को इधर कस्टम कर सकते हैं आप? एनटीएससी पे मैंने रखा हुआ है, बाय डिफॉल्ट एनटीएससी पे रहेगा। आपकी चॉइस है, आप 24 में रखना चाहते हैं तो कस्टम पे करके 24 कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट का कोई फिक्स वो नहीं है? बाय डिफॉल्ट का फिक्स यही है कि 100 जो लिखा हुआ है इस वैल्यूज एनिमेशन। हाँ, ये सब ऑलरेडी आपके में भी आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 to 100 फ्रेम का ही देता है लेंथ। आप बढ़ा सकते हो अपने एनिमेशन के स्टोरी बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक। इसको ओके करेंगे। नाउ अब बात करते हैं ऑटो की। अब सेट की का जो वैल्यू है, इसको ट्रैक बार को आगे बढ़ा के अगर आप चेंज कर दोगे तो देखो कुछ नहीं हुआ, और जब आप इसको एक फ्रेम भी पीछे ले जाओगे या आगे ले जाओगे, इट एक्चुअली स्टेज देयर अनलेस जब तक आप उसकी वैल्यू अपडेट नहीं करते। जैसे यहाँ पे अभी जो वैल्यू है वो इस ऑब्जेक्ट की है, के पे सेट है। अब जब आगे करेंगे और इस वैल्यू को आगे कर देंगे एंड देन सेट की, शॉर्टकट बटन। अब ये जो है इसको वापस से हमको इधर लाके एक और सेट करना होगा। सी, ये अपडेट नहीं हो रहा है बेसिकली। क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? क्योंकि इसमें वैल्यू जो होगी ना वो स्टोर तो हो रही होगी, लेकिन
अपडेट टू ऑल हो रही है एक बार में। तो हम यहाँ से यूज़ करेंगे टॉगल सेट की मोड, है ना। इसको और चेंज भी करके देखते हैं, प्रोबेबली ये अपडेट नहीं होगा। सी ये ब्लॉक हुआ है, की ब्लॉक हुआ है। बेसिकली इसको ऑन करना ज़रूरी है सेट की को, तब आपकी ट्विनिंग शुरू होगी, वरना ट्विनिंग नहीं होगी। अब ट्विनिंग क्या होता है, एक फ्रेम या से दूसरे फ्रेम में जो वैल्यू बदलाव होती है उस वैल्यू को वो अपने हिसाब से समझ लेता है, उसको बोलते हैं ट्विनिंग। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ से वैल्यू चल रही है और इधर पे अपडेट हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं, है ना। अब देखो ये ट्विनिंग है, यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप समझ गया कि वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है। इसको मैं 15 या 12 पे कर देता हूँ, या 15 कर देता हूँ क्योंकि 30 FPS पे चल रहा है। अब अगर मैं सेट की ऑफ कर देता हूँ तो स्टिल अपडेटेड रहेगा। अप्लाई करने के लिए सेट की ऑन करना मस्ट है। मस्ट है। अगर आप ऐसे भी अप्लाई कर दोगे तो देखो की ब्लॉक ज़रूर बना है, अभी बनेगा, इधर पे करके ऐड कर दोगे ना, ये देखो यहाँ बना लेकिन यहाँ नहीं बना। तो की ब्लॉक इन्फॉर्मेशन आ रहा है बट अप्लाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन नहीं है। ओके, अब ये चीज़ क्यों हुई है बता सकते हो, क्यों हुआ था वो? जब ये ऑफ रहता है तब सेट की को आप किसी भी पोजीशन पे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चलो इसको और क्लियर कर देता हूँ क्यों ये चीज़ हो रही थी। ये आपका 0 0 पोजीशन है, ठीक है। इस पे आपने सेट की ऑन किया एंड एक की लगा दिया, ठीक। अब आप गए 15वें फ्रेम पे, आपने इसे वैल्यू जो है ऊपर कर दी, फिर एक की लगा दिया, तो अब क्या होगा, इनके बीच में ट्विनिंग होगा। फिर 30 पे गए एंड यू हैव एक्चुअली चेंज्ड इट, ठीक, क्योंकि मैनुअल की यूज़ कर रहे हैं ना, ऑटो की तो गए ही नहीं। अब फिर की लगाओगे, के दबा दोगे या की लगाओगे, तो ये हो गया आपका मोशन ट्विन, ठीक। अब आपने इसको ऑफ कर देना है। अब इसको ऑफ करने से क्या होगा, ये वैल्यू तो चलती रहेगी। अब मान लो आपको एनिमेशन शिफ्ट करना है, यही एनिमेशन यहां होने लगे, तो अब क्या होगा, अब अपडेट का टेंशन ही नहीं रहेगा। तो इसलिए सेट की ऑफ कर दो। ऑफ करने के बाद आप एनिमेशन को जहां पे भी ले जाओगे ना, वहीं से वो मूवमेंट करेगा। फिर अब अपन सेट की लगाएंगे तब वो फिर अपडेट कर सकोगे आप उस एनिमेशन को। मान लो अब अगर मैं यहाँ से फिर सेट की लगाता हूँ इधर, तो वो ट्विन थोड़ी होगा। ट्विनिंग अप्लाई करने के लिए ये लगाना जरूरी है ना। ये नहीं लगेगा ना तो इनके बीच में एनिमेशन नहीं होगा। तो इसको तभी आप चेंज करो, इसको बंद तभी करो जब एनिमेशन शिफ्ट करना रहे। अब कहीं पे भी करोगे तो वो वहां पे कूदना शुरू करेगा। जैसे ऑटो की लगी हुई है, उसको अपन शिफ्ट करेंगे तो वो भी की वो अपडेट होता जाएगा, वो अपडेट होता जाएगा, तो वो उसके बीच में अपने आप वो होगा। जैसे अभी यहाँ पे ऑटो की क्या है, सिंपल यहाँ से ऑन कर दो, शॉर्टकट क्या है एन, राइट। अब इस अब इसको आप ऐसा चेंज कर दोगे तो वो अपडेट हो जाएगी। लेकिन ऑटो की में और सेट की में अंतर ये होता है, सेट की सारी प्रॉपर्टी में अप्लाइड होता है, वो सब प्रॉपर्टी में अप्लाई होता है, लेकिन ऑटो की केवल एक ही की में अप्लाई होता है। इसलिए यहाँ पे कलर देखोगे तो रेड आएगा, यहाँ तीनों कलर आ रहे हैं, यहाँ रेड आ रहा है, यानी वो रेड वेक्टर पे खिंचा है। अब रेड वेक्टर आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि यहाँ पे आप जब लोकल करेंगे या ऑब्जेक्ट
या जो भी वर्ल्ड पे चल रहा होगा ये, वो वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे इसने कौन सा वैल्यू की किया हुआ है वो इधर से तो खैर नहीं पता चलेगा, पोजीशन दिख रहा है पर आपको एक्स वाई जेड। ओके, रेड वाला जो दिख रहा है ये ट्रांसफॉर्म को डिनोट करता है, इसलिए यहाँ पे केवल ट्रांसफॉर्म वैल्यू चेंज हुई है। रोटेशन दिया तो अब क्या हुआ, ग्रीन भी ऐड हो गया। तो रेड मतलब ट्रांसफॉर्म, ग्रीन मतलब रोटेशन और ब्लू मतलब स्केल। तो अगर स्केल भी हम चेंज कर देंगे तो यहाँ तीनों फ्रेम आ जाएगी। तो इंडिविजुअली अपडेशन जो है वो ऑटो की में होता है, और ठीक है। अब इसको हम करते हैं डिलीट, ऑटो की ऑफ करते हैं। ये सिस्टम समझ में आया आपको, की फ्रेम सिस्टम, सेटिंग समझ में आ गई। यहाँ से प्लेबैक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स इसमें ही लिखे हैं, आराम से देख सकते हो आप। अभी इस इधर पे इतना पॉइंट छोड़ दीजिए, मतलब इतना ही रहने दीजिए, इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन अभी नहीं जाएंगे उस चीज़ पे, है ना। इसमें कर्व एडिटर, ग्राफ एडिटर, डोप शीट, ट्रैक्स एडिटर, बहुत सारी चीज़ है, तो अभी उसमें नहीं जाएंगे। अभी हम लोग क्या चीज़ में जाएंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन आप लोगों को इसका इतिहास पहले भी बता चुका हूँ, कितनी बार मैंने आफ्टर इफेक्ट में भी इसको बताया हुआ है और फोटोशॉप के दौरान भी कई लोगों को बताया हुआ है, और 3D एनिमेशन तो खैर आप लोग ने नहीं हुआ है, अभी हो रहा है आप लोग का। तो बताओ, प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन के विषय में कुछ पता है आप लोग को, जानकारी? प्रीवियस सेमिनार्स वगैरह में भी बहुत बातें की हैं मैंने इसकी। नो आइडिया, बिल्कुल। ओके, और तुमको तो कहाँ से बताओ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, एजुकेट योरसेल्फ। हाँ, देख रहे हो, देख रहे हो? हाँ सर, अभी जस्ट वो मेरे से पूछने बोल रहा था सर। बता सर। प्रिंसिपल जो है, जो उसूल हैं, ये 100 साल पहले डिज्नी में लीड एनिमेटर्स थे, फ्रैंक एंड ऑली, उन लोगों ने बनाया था, है ना। और फ्रैंक एंड ऑली ने, क्योंकि उस समय पे क्या था, कोई भी ड्राइंग आर्टिस्ट जो था वो कहता था कि मैं एनिमेटर हूँ, और वो हायर कर लेते थे। अब वो ड्राइंग आर्टिस्ट ड्राइंग अच्छी करता है, लेकिन ड्राइंग एनिमेटर जो होता है वो बहुत अलग आर्टिस्ट होता है। वो क्या करता है, उसी स्तर पे उसी जैसे ड्राइंग को अलग अलग मोशन में बना सकता है, जिसको क्लीन अप आर्टिस्ट बोलते हैं। क्लीन अप आर्टिस्ट, है ना, क्लीन अप आर्टिस्ट बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है, वो एनिमेटर जो लीड एनिमेटर होता है ना, वो मेजर पोज बना के चले जाता है, और ये उसी पोज को कॉपी करते हैं फाइन स्केचेस में। तो ये बड़े आर्टिस्ट होते हैं, लीड एनिमेटर से नीचे ही आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन ये भी काफ़ी ज़रूरी आर्टिस्ट, इनकी ड्राइंग सबसे बेस्ट होती है, अच्छी होती है इनकी। अब क्लीनअप जो होता है, वो कोई भी आर्टिस्ट आ जाता था, तो उससे क्या होता था, जब भी एनिमेशन में जाएं तो एनिमेशन ड्राइंग तो बड़ी सुंदर दिखती थी, लेकिन जब एनिमेशन को एक साथ सबको प्ले किया जाता था, सब में वॉवल बनते थे, लाइंस जो है ना वो ऐसी जैकेट 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 लाइंस बनने शुरू हो जाती थी। वो रीज़न क्या था, वो रीज़न ये चीज़ का था, क्योंकि वो ड्राइंग आर्टिस्ट जो हैं वो लाइंस को प्रॉपरली ड्रॉ नहीं कर पाते थे। अब इन चीज़ों को कम करने के लिए इन लोगों ने 12 प्रिंसिपल्स इंट्रोड्यूस किए कि भैया आपको ये 12 चीज़ें समझ में आनी चाहिए। वो ट्रेनिंग देते थे इस चीज़ की, क्योंकि पता था ये तो कोई को पता नहीं है, इजाद ही उन्होंने किया है। तो वो क्या करते थे, 12 लोगों को, मतलब लोगों को वो 12 प्रिंसिपल पढ़ाते थे ट्रेनिंग में, और जिसको सीख गया वो काम पे आ जाए, जिसको नहीं सीखा वो चले जाए, ठीक है। तो 12 प्रिंसिपल्स ऑफ एनिमेशन में सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है स्ट्रेच एंड स्क्वाश। एनिमेट करते समय इस चीज़ का ध्यान रखना होता है।
स्ट्रेच एंड स्क्वाश से होता क्या है, स्ट्रेच एंड स्क्वाश से आपको कैरेक्टर पे या कोई भी ऑब्जेक्ट में एनर्जी चैनल समझ में आता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं, अभी हम जो बॉल उचका रहे हैं, ठीक है, इसको हमने 30 पे उचकाया है, मैं इसको 30 + 15 कितना हुआ 45। तो हम इसको वापस से एक सेट की लगा देते हैं, +15, राइट, इसको वापस से यहाँ रख देते हैं, ठीक। इधर जाएंगे, ऑफ करेंगे, इधर जाएंगे और इसको 60 कर देते हैं। टाइम स्केल हो गया, 60 हो गया। अब देखो इसको मैं जब प्ले करूंगा तो ये प्ले हो रहा है, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये बॉल भारी है या हल्की, या सॉफ्ट है या हार्ड है, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पता कैसे चलेगा, जब हम इसमें स्ट्रेच एंड स्क्वाश ऐड करेंगे। स्ट्रेच एंड स्क्वाश ऐड करने के लिए हम ऑटो की पे जाएंगे और सबसे पहली वैल्यू जो होगी वो आप देखो कि स्ट्रेच और स्क्वाश कहाँ जाएगा। पहली चीज़, स्ट्रेच का मतलब होता है खींचना। तो टेंशन कब बिल्ड होगी, जब कोई चीज़ पे मोशन हो रहा है ना। तो जब एक पॉइंट से पॉइंट ए से पॉइंट बी या फर्स्ट की फ्रेम से सेकंड की फ्रेम के बीच में जब ऑब्जेक्ट मूव होगा तो उसके बीच में स्ट्रेचिंग होना चाहिए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुँचता है, हाफ वे अराउंड है, 6 से 7, 7.5 होता है ना बीच का, तो 7 या 8 दोनों की फ्रेम में ले सकता हूँ। कोई भी एक की फ्रेम पे जाके मैं इसको अगर z डायरेक्शन पे ऐड कर देता हूँ स्केल, तो क्या होगा, स्ट्रेचिंग हुआ। सेंटर 24 में ले लूँ या 23 में ले लूँ, इट डजेंट मैटर। सिमिलरली स्केल दे देता हूँ 38, बावन या 54, जो भी मुझे सेंटर की जो वैल्यू होगी, 53, 54 आप ले सकते हो। अभी हमने क्या किया, केवल स्ट्रेच ऐड किया। अब स्ट्रेच ऐड करने से आपको क्या मिलेगा, मोशन में फोर्स नजर आ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट की ओर जाते हुए ऑब्जेक्ट जो है वो खिंचाव महसूस कर रहा है, ठीक है। बट स्टिल देयर इज समथिंग लैक्स। क्या चीज लैक कर रहा है, एग्जैक्टली इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। इम्पैक्ट नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि देयर इज नो स्क्वाश। एनर्जी भर तो रही है लेकिन निकल नहीं रही है, रिलीज नहीं हो रही। तो रिलीज, जो एनर्जी रिलीज है वो स्क्वाश से आता है। तो जब आप यहाँ स्ट्रेच है, यहाँ पे जाएं और थोड़ा सा हल्का सा स्क्वाश करें, मतलब बेसिकली मिड्स पे ना, मिड्स पे नहीं, अब एंड पॉइंट्स पे। मिड्स छोड़ दिया हमने, एंड पॉइंट्स जो हैं, स्ट्रेच डाला है। हाँ ठीक है। आई एम जस्ट एडिंग एक्स और वाई, फ्लैट अभी कर रहे हैं सो दैट आपको क्लियरली समझ में आए, वरना इसको और डिटेल्ड किया जा सकता है, जिसमें हम इसको ऐसा स्क्वाश करके इसकी वैल्यू को और नीचे कर सकते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रेच और स्क्वाश ऐड करेंगे उतना ज़्यादा, स्ट्रेच एंड स्क्वाश ऐड करने का मतलब ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा स्ट्रेच होगा, जितना ज़्यादा स्क्वाश होगा, उतना हल्का होता जाएगा, राइट वो चीज़ होगा। तो जितना ज़्यादा स्ट्रेच एंड स्क्वाश उतना वेट कम होगा, जितना कम करते जाओगे उतना वेट बढ़ता जाएगा। बिल्कुल स्ट्रेच एंड स्क्वाश नहीं होगा तो दैट मीन्स दैट इज अ मेटल ऑब्जेक्ट, हार्ड सरफेस ऑब्जेक्ट। बाउंसिंग बॉल होती है सर, वो स्ट्रेच जरूर होती है बट वो उतनी स्ट्रेच नहीं होती।
बाउंसिंग बॉल जो होती है, जो हमको पिंग पोंग वाली आती है ना, बहुत ऊपर जाती है। अब वो जो वेट है उसका वेट कम है, राइट, बट वो स्ट्रेच एंड स्क्वाश से नहीं दिखेगी वो, क्योंकि वो हमारे लिए नेग्लिजिबल है। उसका जो स्ट्रेच और स्क्वाश है वो तभी नज़र आएगा जब हम दबा के उसको चेक करेंगे कि हाँ ये स्क्वाशी है कि नहीं। अदर देन दैट वो रबर जितना सॉलिड ही मैटर होता है, वो समझ नहीं आता। लेकिन अगर आप उसके मोशन को स्लो मोशन में देख रहे होंगे ना, तब आपको ये स्ट्रेच एंड स्क्वाश उसमें नज़र आएगा। वो रबर है, वो होगी ही, है ना, बट ये है क्योंकि हार्ड रबर है तो इसके कारण से वो थोड़ा सा कम होती है ना। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्ले करके देखें, अब ये ऊपर गया, ऊपर में उतना ज़्यादा पॉइंट नहीं है, नीचे गया, नीचे पे आप थोड़ा सा और, मैंने बताया जितना ज़्यादा करेंगे, ऑटो की लगी नहीं थी बट उप्स, तो वैल्यू हम चेंज कर लेते हैं। लूप में ग्लिच दिख रहा है। नहीं, ग्लिच आएगा ही। ग्लिच इसलिए क्योंकि ये 0 पे ऐसा शेप का है और ये 60 पे स्क्वाशी शेप का है। आप अगर इसको सेम वैल्यू को यहाँ पे डाल देंगे तो सेम हो जाएगा, है ना। ये इसीलिए ग्लिच आ रहा है उस चीज़ में। अब ये था स्ट्रेच एंड स्क्वाश। 2D एनिमेटर्स जो होते हैं उनके पास इस चीज़ को करने के और भी ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। रीज़न ये होता है क्योंकि उनके पास हर एक फ्रेम पे वो कभी भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो शेप को कभी भी बढ़ा या कम कर सकते हैं। अगर आप किसी शेप में ज़्यादा स्ट्रेच डालेंगे, हाँ, तो चैनलिंग वेव जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। सी, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे, वॉल्यूम जितना ज़्यादा ब्लेंड होगा, उतना ज़्यादा चैनल एनर्जी का नज़र आएगा। आपने उस ऑप्शन को क्लिक कर रखा है, एडजस्ट की जो था, नहीं नहीं, ऑप्शन था ना ब्लेंड करने का, सेटिंग। हाँ वो तो ऑन है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहती है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऑन मिलेगी। अच्छा, ऑफ है ना, एडजस्ट की कर देते हैं, ठीक। सो इट विल बी अप्लाइड टू ऑल ऑफ इट। अब ये स्ट्रेच एंड स्क्वाश है। इसे स्केलिंग से ही हो सकता है। नहीं, ये तो बॉल के लिए है, बॉल में स्केलिंग है। अब मान लो ह्यूमन है, तो ह्यूमन कैसे स्ट्रेच हो सकता है? तो ह्यूमन अपना शरीर दिखाएगा स्ट्रेच करके। जैसे ह्यूमन जब क्या बोलते हैं, सुपरमैन उड़ने वाला रहता है, तो आप देखें उसका पोज नीचे कैसा होता है, वो खुद को बैठ जाता है, क्राउच कर लेता है और खुद को ढाक लेता है और फिर जंप करता है और उड़ते समय वो पूरा स्ट्रेच करता है। तो दैट इज चैनलिंग। सब तीनों लगेंगे। तीनों वहाँ लगे, क्योंकि ह्यूमंस में वो स्ट्रेचिंग नहीं आ सकती अनलेस आप कायोटी और रोड रनर और इस तरीके के कार्टून बना रहे हैं जिसमें ह्यूमन जो है वो कार्टून है ना। तो फिर उसके हिसाब का जो प्रीवियस रेक होगा वो बिल्कुल अलग तैयार होगा। दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट, ठीक। अब स्ट्रेच एंड स्क्वाश समझ में आया, ये सिंपल इस वैल्यू के लिए है। तो इसको अपन अपने मैनुअली स्ट्रेच नहीं कर सकते ना, जो टाइमलाइन बता रहे हैं। आप मैनुअली स्ट्रेच नहीं कर सकते आप, नहीं, लाइक उसको स्क्रॉल करके वो जूम इन जूम आउट नहीं नहीं नहीं, क्योंकि ये रीस्केलिंग किसी पर्पस के थ्रू हो रही है। आफ्टर इफेक्ट में होता है। हाँ, आफ्टर इफेक्ट वगैरह में हो जाती है। यहाँ पे क्या है ना, ये जो फ्रेम्स हैं, ये फ्रेम्स रिकॉर्डेड फ्रेम्स हो रही हैं वहाँ पे, तो उनकी स्केलिंग जो है वो क्या बोलते हैं, वो कोशिश करता है मेंटेन करने की कि वो वैल्यू पे ही रहे। कि थोड़ा बहुत, क्योंकि ये ग्राफिकल बार है ना, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए वैल्यूज़ ना बदलें, इसलिए उन लोग ने थोड़ा स्टिफ रखा हुआ है। इसकी ऑटो की ऑफ कर देते हैं। अब सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है विच इज़
ऑटो की ऑन कर लेते हैं। और देखते हैं ये 24वें 30th फ्रेम पे ये इधर आ रहा है। तो 30th फ्रेम पे हम इसे अपडेट करके इधर ले जाते हैं। ठीक ठीक एग्जैक्टली क्योंकि ये वैल्यू मेजर्ड अप है। 15वीं फ्रेम पे हम इसको एग्जैजरेट कर देते हैं। मैं अभी कोई वैल्यू चेंज नहीं कर रहा हूँ, केवल मैंने एग्जैजरेट कर दिया। तो अब ये सिंपल इधर तक जाएगा, लेकिन ओरिजिनल फॉर्म पे वापस नहीं आ रहा है क्योंकि देयर इज नो सेट की। सेट की ऑलरेडी एक बार में सारी वैल्यू लेके आता है, और यहाँ पे केवल एक ही वेक्टर या एक ही वैल्यू काउंट हुई। ये बिना उसके क्या बोलते एनिमेशन के किए बिना आप उसको उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो थोड़ा सा घर जाके इस चीज़ की प्रैक्टिस आप अप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पे भी वही स्ट्रेचिंग हो रही है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये इम्पैक्ट ज़्यादा नज़र आए। तो ये इम्पैक्ट ज़्यादा दिखाने के लिए मुझे इनमें एक और प्रिंसिपल यूज़ करना होता है, विच इज़ कॉल्ड एग्जैजरेशन। नाउ एग्जैजरेशन होता क्या है, किसी भी चीज़ को एग्जैक्टली बढ़ा चढ़ा के दिखाना। चलो इसको नहीं करते, ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेच होगा, बढ़ा दिया हमने, और यहाँ अब ये जो दिख रहा है ये मैं पोजीशन इधर कर दूं ताकि हाँ वो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है क्या चीज़ गड़बड़ हो सकती है इस चीज़ में, क्योंकि कुछ तो गड़बड़ थी फ्लो में, कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि वो वहां जाके उसको ऐसा दिखना चाहिए। हाँ उल्टा वो इधर से नजर आ रहा था, ऐसा क्यों? बाय द टाइम इतना आप मैक्स कर चुके हैं कि ये बता सकते हैं उत्तर। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच किया है। नहीं वो रीज़न नहीं है। क्वेश्चन आप रिपीट करें। क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं यहाँ से वैल्यू आगे की तरफ स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो आप देख रहे होंगे कि जब मैं आगे कर रहा हूँ तो ये मोशन बैकवर्ड्स जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये वापस आ रहा है? क्योंकि सेट की नहीं लगी वापस। नहीं, की तो लगा हुआ है। गुड। पिवट कहाँ होना चाहिए? स्टार्टिंग या स्टार्टिंग पे उस पे ना होना चाहिए सर, वो जहाँ पे अपन को प्रेशर देना है। हाँ प्रेशर दे। गुड, यही चीज़ है कि पिवट के कारण ये यहाँ आ रहा है। तो आप इसके पिवट को एनी टाइम आप चेंज कर सकते हो। इफेक्ट पिवट सेंटर टू दी ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब जो एनिमेशन मोशन होगा वो अलग होगा। अब आ रहा है कि वो ऑब्जेक्ट वहाँ रुक रहा है और उसी पे वो प्रेशर से करेक्ट। वापस 60 पे ये यहाँ आ जाएगा और इवन वैल्यू पे आ जाएगा। अब आप देख रहे होंगे मैं वैल्यूज़ को मैनुअली चेंज कर रहा हूँ, कॉपी नहीं कर रहा हूँ। कॉपी भी इसमें होती हैं लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू कॉपी नहीं हो पाती हैं। कभी कभार अच्छे से कॉपी हो जाता है, कभी कभार एग्जैक्टली वैल्यूज़ जो है ना वो कॉपी नहीं हो पाती। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डुप्लीकेट करने का तरीका होता है। माया में बहुत आसानी से ये ऑप्शन काम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे आप ओरिजिनल स्टेट इस स्टेट पे लाना चाहते हैं उसको, तो आपको इसको सेलेक्ट करना होगा और शिफ्ट दबाना होगा। शिफ्ट दबा के उसको वहाँ ड्रैग कर दीजिए तो वो की वहाँ कॉपी हो जाएगी। सो नाउ अब वो वापस आ जाएगा
तो सेम की को यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, शिफ्ट दबाइए, 48 या 46 जिस पे भी आपको रखना है ना। और अगर मैं स्क्वाश चाहता हूँ इस जगह पे, तो इधर का जो वैल्यू है इसकी पोजीशन छोड़ के मुझे दूसरी वैल्यूज़ को कॉपी करना होगा। तो ये काम मैं यहाँ से नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन यही काम मैं ग्राफ एडिटर आफ्टर इफेक्ट में पढ़े थे ना, ग्राफ एडिटर, वैसा ही यहाँ पे मिलता है, उससे मैं वो कर सकता हूँ किसी एक प्रोसेस की कीज़ को कॉपी कर सकते हैं। इसमें और ऑप्शन होते हैं, जब हम और आगे जाएंगे तो हम डेफिनेटली उस चीज़ को, तो स्ट्रेच और स्क्वैश में एनर्जी चैनल होगा। स्ट्रेच और एग्जैजरेट में डिफरेंस क्या है? स्ट्रेच कितना करना है, इसको ऐसा समझिए, जैसे फ्यूल और इंजन, फ्यूल एंड इंजन। फ्यूल क्या करता है, फ्यूल एक लुब्रिकेंट होता है। जब आप वो चीज़ वहाँ डालते हैं तब प्रोसेस करते वक्त एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। तो फ्यूल जो है वो क्या है, एग्जैजरेशन है, फ्यूल एग्जैजरेशन है। स्ट्रेच इंजन है। स्ट्रेच इज अ प्रोसेस, आपने ऑब्जेक्ट स्ट्रेच किया, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर आप स्ट्रेचिंग थोड़ा सा भी स्ट्रेच करना, 0.5 वैल्यू भी स्ट्रेच कहलाएगा, 0.1 वैल्यू भी स्ट्रेच कहलाएगा, 0.1 या 0.100 भी बोल लूँ या 1 बोल लूँ या 10 बोल लूँ, वो भी स्ट्रेच कहलाएगा। तो हाउ मच स्ट्रेच आई हैव टू गिव, ये डिसाइड होता है एग्जैजरेशन से। नाउ एग्जैजरेशन में और भी एक चीज़ है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेचिंग, इट इज़ बेसिकली अबाउट एनीथिंग, ठीक है। अब ये चीज़ आपको क्लियर कैसे होगा, ये आपको क्लियर होगा नेक्स्ट ऑप्शन से या नेक्स्ट प्रिंसिपल से, विच इज एंटिसिपेशन। लेट्स टर्न दिस ऑफ। अभी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट हो रहा है वो इस तरीके से जा रहा है। अब let's just say if I create something which is I say it's a box, right? और ये बॉक्स जो है ये probably I should say it will be something like और इसको मैं सिलेंडर ले लेता हूँ। I'll just click in, right. Let's create a hammer. Hammer, क्या पैसे दिखाओगे? ओके, right? So it is going to nail it out, right? मारने के लिए उसको। तो आप सिंपल यहाँ से, ये तो आप लोग को पता ही है ना। और पिविट, लेट्स सी कि ये यहाँ तक आ रहा है। थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं पोजीशन को, ठीक। यू कैन एक्चुअली एडजस्ट ऑल दैट। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे ऑटो की लगाऊं और ये है 30, है ना, तो 34 या 38 या देखते हैं 42, यहाँ पे ये गिरे तो क्या फील आएगा? एक सिंपल वैल्यू है जो गिर रही है, ठीक है, उसको दबाने के लिए, मारने के लिए कोई वैल्यू गिर रही है। इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूं ताकि ये पूरे ऑलमोस्ट यहाँ तक जाएगा 52 तक, ताकि वो उसको टच ना करे या जो भी हम देना चाहें। नाउ द पॉइंट इज, यही चीज आपको देखने पर लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है ना।
अगर मैं चाहूँ कि ये ऑब्जेक्ट 24th पे इधर आ रहा है और मैं चाहता हूँ कि 24th पर ये वापस हो या उस पे गिरे या मारना चाह रहा हो या नहीं भी मारना चाह रहा हो, है ना। लेट्स डू व्हाट, ये 12 पे हम इसको ऐसा कर देते हैं और फिर ये ऐसा हो जाए। तो अब क्या होगा, नाउ इट इज पार्ट ऑफ द होल मैकेनिज्म, पार्ट ऑफ होल मैकेनिज्म समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या और क्यों है। हैमर तो है लेकिन क्यों है, ये तो गिर रहा है, वो लग ही नहीं पाएगा उस पर, ठीक है, और लगना भी होगा तो भी ऐसे मार सकते। लेकिन क्या जब आप कोई चीज़ को मारते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो कोई कीड़ा घूम रहा है, ठीक, एंड आई विल बी गोइंग लाइक, है ना, या ये मेरा नेचुरल मोशन नहीं है। मुझे अगर बोला जाए कि आपको इस ऑब्जेक्ट को मारना है तो मैं क्या करूंगा, मेरी टेबल पे जो रखा ऑब्जेक्ट है उसको अगर फोड़ना है या उसको मारना है तो मैं कैसे इसको टच करूंगा, आई डू व्हाट, आई एम इट अप, पहले एम करूंगा, कैलकुलेट करूंगा उस वैल्यू को कि वो कहाँ तक जाएगा, एंड देन फिर मैं उसके ऊपर में प्रोडक्ट फेंकूंगा, है ना। विदाउट ऐसे मैं उठा के नहीं फेंक सकता। हम बॉल फेंकते हैं तो बॉल फेंकने से पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, ट्रजेक्टरी कैलकुलेट कर रहे होते हैं, कितना स्पीड से फेंकना है, कितना एरिया में, कहाँ पे छोड़ूंगा तो कहाँ तक जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग कोई बोलना चाहिए कि कोई स्लग तो है नहीं कि जिसका माइंड जो है वो 3 घंटे बाद चालू हो रहा है। हम लोग बहुत सुपर थिंकर है ना, हमारा माइंड जो है वो बहुत सारी कैलकुलेशन कर सकता है, तो फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में वो कैलकुलेट कर लेता है कितनी एरिया में फेंकना है, और आप जैसे जैसे ग्रो होते हैं ये बढ़ता जाता है और आप फटाक से उसको फेंक लेते हैं, ठीक। तो विदाउट वो जो कैलकुलेशन है उसको बोलते हैं एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन का जो डेफिनेशन है, इट इज एक्चुअली द एनिमेशन और इट इज एक्चुअली द हिंट बिफोर द मोशन। कोई मोशन करने से पहले उसका हिंट दिया जाता है वहाँ पे। तो अगर मुझे एंटिसिपेटरी मोशन यहाँ पे देना है तो आई विल बी लाइक, छठे पे मैं एनिमेशन ऐसा करूँगा, फिर पीछे, फिर आगे 2-2 फ्रेम पे, एंड फिर पीछे, एंड देन स्क्वाश। तो इट विल लुक समथिंग लाइक, ठीक। अब एनिमेशन जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट लग रहा है, यू विल हैव टू सेलेक्ट इट, और नीचे पे बस ड्रैग करके सेलेक्ट करो, नीचे वाले पे ऑप्शन बन जाता है, ये आपको डायरेक्ट स्केलिंग ऑप्शन दे देता है कि आप की फ्रेम्स बढ़ा सकते हो, है ना, स्ट्रेच बढ़ जाता है। 3-3 फ्रेम का, 4-4 फ्रेम का गैप तैयार हो गया जब हमने 2-2 फ्रेम का बनाया था, राइट। तो पहले नेल ठोकने से पहले आप जो एम लगाते हैं वो एंटीसिपेटरी मोशन कहलाता है ना, दैट इज कॉल्ड एंटीसिपेशन। ये जब ऐड होता है आपके एनिमेशन पे तो आपके जनता जो है वो एनिमेशन को नेचुरली एक्सेप्ट करती है। कोई भी प्रोडक्ट विदाउट एंटीसिपेशन नहीं मूव करता, या उसके अंदर कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है अगर वो एंटीसिपेशन उसके अंदर नहीं है। तो सब चीज़ क्या है, मैकेनिज्म लगेगा, रोबोटिक मैकेनिज्म। यही अंतर होता है रोबोट और ह्यूमन या ऑर्गेनिजम्स में, कि ऑर्गेनिजम्स में एंटीसिपेशन होता है तो उससे वो एंटीसिपेट करके मूव करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स देखे हैं, ठीक है। वी विल बी कवरिंग अप मेजर ऑफ द प्रिंसिपल्स, जो मेन 12 प्रिंसिपल्स हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं, पर वो 12 प्रिंसिपल्स हम कवर कर रहे होंगे विद द एनिमेशन, ठीक है। तो
विल सी, और क्या बोलते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए उस चीज़ में। सर अभी आपकी 5 to 6 क्लास है, हाँ, फिर 6 to 7 6 to 7 भी एक क्लास है, उसमें शायद नहीं होगा, बट इफ़ देर इज़ एनी वर्क डेफिनेटली विल टॉक अबाउट इट। ओके, सो अभी फ़िलहाल के लिए इसको यहीं तक करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।